डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट बी हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024, जो कि क्लास 10th वालों का है। सब्जेक्ट इंग्लिश है और बेहद जरूरी, बेहद महत्वपूर्ण, अगर मैं बोलूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट ए भी करवा चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दी है, ठीक है। सो वहां से आप उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोली मैं? बहुत ज़्यादा। क्यों बोली मैं ऐसा? क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर आपको पैसेज और मैं बोलूँ ग्रामर और क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप बड़े ध्यान से इसको करने की कोशिश करिए। जो चीज़ नहीं बनने में बहुत आराम से आपको समझा रही हूँ, ताकि आप जब बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे और इससे रिलेटेड कुछ भी पाएं तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने क्या देख लिया, आप आराम से उसका आंसर फिल कर सकें, ठीक है। तो बच्चों, अपन सेट ए का फर्स्ट सेक्शन ए देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है आपको एक पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, जिसमें आपको दिया गया है किसके बारे में? डिसिप्लिन के बारे में। किसके? मैंने इसको पहले भी करवा चुकी हूँ इस पैसेज को, क्योंकि ये पैसेज बार बार देखने को मिला है, तो शायद चांसेस हैं आपके 2024 में जो पेपर होने वाला है आप सभी का, उसमें देखने के चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है ये डिसिप्लिन। भैया, अनुशासन होता है डिसिप्लिन का मतलब। तो डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड ईयरली इन लाइफ, मतलब कि जल्द ही, मतलब जैसे हम छोटे से ही हैं वहीं से हमें अनुशासन से रहना सीखना चाहिए। हमारी जिंदगी में अनुशासन छोटे से ही आना चाहिए, ठीक है। अगर हम डिसिप्लिन की आगे बात करते हैं तो डिसिप्लिन एट होम मेक फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय, इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन। देखिए, डिसिप्लिन जो है हमें एक अच्छा व्यक्तित्व देता है, और अगर डिसिप्लिन आपके घर से आता है तो ये तो आपको मतलब फ्यूचर में ग्रेट मतलब एक मुकाम पर जाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि हमें इसमें रहने, खाना पीना, हर एक चीज़ का एक तरीका आ जाता है हमें, ठीक है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि ये जो है व्यक्ति का कैरेक्टर फॉर्म में लाता है, मतलब एक व्यक्ति को बना देता है हम बोलें तो। और इसके बाद हम आगे बोलेंगे कि द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ओन वे बिकम विवार्ड। द चाइल्ड हु इज अलाउड द एक मिनट रुकिएगा, allowed all sports of exercise and like running about in the sun, exposing him to cold, eating wholesome things as a result will fall in frequently। यहाँ पर बताया गया है कि वो व्यक्ति या वो बच्चा जिससे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मतलब चलने को बोल दिया जाए कि आपको जो खाना है, जो पीना है वो करिए, तो इसमें क्या होता है, वो बच्चा जल्दी ही बीमार हो जाता है। जैसे वो अपनी मर्जी का खा रहा है, अगर वो उसको मतलब ठंड है या फिर उसको सर्दी हो रही है तो वो अपने हिसाब से खाना खा रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उस चीज़ का वो नहीं कर रहे हैं, जैसे आप सर्दी हो रही है और सर्दी की चीज़ें खाएंगे तो जाहिर सी बात है आप बीमार हो जाएंगे। और ऐसे भी बीमार हो सकते हैं अगर आप अनुशासन में रह के लोगों से बात नहीं करेंगे, तो वो एक व्यवहार में भी आपको बीमारी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। A child whose habit have been disciplined and have been taught to rise early, attend to his lesson properly, take physical exercise at the proper time, avoid things that are injurious, will grow to be useful member ऑफ सोसाइटी। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि वो इंसान या वो व्यक्ति या वो लड़का जिसको वो बच्चा जिसको पहले से ही अनुशासन में रहना सिखाया गया है, डिसिप्लिन में रहना सिखाया गया है, जल्दी उठना सिखाया गया है और अपने सारे लेसन अटेंड करना सिखाया गया, फिजिकल एक्सरसाइज करनी सिखाई गई है। इसके बाद वो उन चीज़ों को अवॉइड करे, उन चीज़ों को नज़रअंदाज करे जो उसके शारीरिक विकास के लिए एवं सोशल में बोलूँ तो सोसाइटी के लिए, अगर हम बोले सोशल सोसाइटी, अगर हम बोले सामाजिक व्यक्तित्व की बात करें, जो रुकावट आ रही है उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यही बताया गया था, स्पोइल्ड चाइल्ड हु हैज़ बीन अलाउड टू रन हिज ओन करेज विल सो वाइज इन यंगर डेज, हिज पेरेंट्स वुड विश दैट ही हैड नॉट वॉर्न
हैड नॉट बी वॉर्न, यहाँ पर बताया गया है कि वो, देखिए स्पॉइल्ड मतलब तो बिगड़ा हुआ होता है, बट यहाँ पर स्पॉइल्ड मतलब डिस्ट्रॉय करना भी है, कि सभी चीज़ों को खराब कर देना, उधर से मतलब भी है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वो बच्चा जो बिगड़ा हुआ है या जो चीज़ों को खराब करने में विश्वास करता है, उसको अपने हिसाब से चलने की अगर अनुमति दे दी जाए तो उसे कम ही समय में मतलब बिगड़ता हुआ हम लोग देख लेते हैं कि क्या वो कर रहा है। क्लियर। और यहाँ पर फिर आगे बताया गया है कि उसके माता पिता, जैसे कोई बच्चा स्पॉइलिट है, खराब है, उसके संस्कार अच्छे नहीं है, वो अनुशासनहीन है, सो उसके माँ बाप जो है क्या प्रे करते हैं कि ऐसा बच्चा ना तो किसी को हो, और मतलब कभी ऐसा बच्चा हमें हो ही ना, ऐसा प्रे करते हैं उनके मतलब जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं। क्लियर। एट ऑल मतलब कभी भी नहीं। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। इसमें फर्स्ट में दिया है क्या कि व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड, मतलब जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो बच्चों के लिए क्या करता है, क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर वजह क्या है बच्चों के लिए अनुशासन की। तो फर्स्ट दिया है कि फॉर्म्स कैरेक्टर, मेक हिम अ फिट सिटीजन, मेक चाइल्ड डल। सेकेंड है कि मेक हिम स्ट्रॉन्ग, या फिर मैं बोलूँ मेक हिम विवर्ड, क्या उसे असभ्य बनाता है, क्या उसे डल बनाता है बच्चों, क्या फिर उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, या फिर फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन। चलिए मैं इसका रीजन बताती हूँ कि आंसर ये वाला क्यों सही है। देखिए हमें एक मतलब हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो चरित्र है, हमारा जो मतलब पूरा ढांचा है, उसको कैरेक्टर जो बोलते हैं हम लोग, उसको फॉर्म में लेकर आता है, मतलब एक सही दिशा निर्देशक होता है। इसके बाद हमें एक रहने लायक व्यक्तित्व देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्यों, इसमें हम तो अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर देंगे ना। तो चलिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इतनी लाइन को कि इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन, मतलब क्या देता है, एक डिसिप्लिन इंसान को, एक फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन। तो आंसर यही है बच्चों। ठीक है, इसीलिए वो आंसर सही था आप सभी का। आगे देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन आपके लिए क्या है। चलिए यहाँ पर अगर सेकंड देखेंगे कि व्हाट एविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वो बच्चा, व्हाट एविल्स डज अ चाइल्ड पिक अप, मतलब क्या बुराइयां जो है एक बच्चा पिकअप कर लेता है, ले लेता है, उठा लेता है, व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। वो व्यक्ति या वो बच्चा जिसे अपने अकॉर्डिंग, जो उसे मन पसंद है, जो उसे पसंद है, क्योंकि हमें हमेशा गलत चीज़ें ज़्यादा जल्दी पसंद आ जाती हैं और अच्छी चीज़ों को आदत लगने में, अच्छी चीज़ों को करने में हमें बहुत समय लगता है। ये हम सभी जितने जल्दी बढ़ते जाते हैं उतने जल्दी हमें पता चलता जाता है कि हाँ ये बात फैक्ट है, ये बात सही है। ठीक है, तो वो बच्चा जिसको अलाउ कर दिया जाता है, जो उसे करना है, वो कौन सी बुराइयों को अपने अंदर लेता है, कौन सी एविल्स चीज़ें अपने अंदर एडिक्ट करता है या पिकअप करता है। क्लियर। तो मेक हिमसेल्फ हैप्पी, या फिर डेवलप गुड हैबिट, या फिर कैच कोल्ड एंड फॉल इल, डेवलप डिसिप्लिन इन हिम। देखिए आपको इसमें बताना है कि कौन सी एविल चीज़ें वो पिकअप करता है। तो यहाँ पर हम इस पर टिक लगाएंगे, कैच कोल्ड एंड फॉल इल, वो जल्दी ही मतलब पकड़ में आ जाता है, मैं बोलूँ सर्दी की, या फिर वो मतलब उसको अलाउ कर दिया जाता है जो चीज़ उसे करना है, तो वो जल्दी ही जो है रिजल्ट क्या होता है, फॉल इल फ्रिक्वेंटली। क्लियर, मतलब वो जल्दी ही बीमार हो जाता है। तो आंसर वही है अपना, सेम है ना। थर्ड देखिए बच्चों, व्हाट आर गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें क्या होती है बताइए आप सभी। देखिए रनिंग इन द सन, या फिर अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरीज, या फिर प्लेइंग ऑल द टाइम, या फिर एक्सपोजिंग हिम टू कोल्ड, वहाँ तक जाना या वहाँ तक ले जाना अपने आप को जहाँ हम कोल्ड महसूस करें, जकड़न, सर्दी, ये सारी चीज़ें। तो देखिए अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजर्स, हमारी गुड हैबिट यही है कि हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए बच्चों जो कि हमारी रुकावट है हमें आगे बढ़ने में। आप यहाँ देखिए, ठीक है। सो आंसर क्या हुआ आपका, अवॉइड दैट थिंग्स दैट आर इंजर्स। फोर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट। देखिए आपको जो ऊपर मतलब पैसेज दिया है उसके लिए अगर हम टाइटल की बात करें कि हमें मतलब मैंने आपको क्या चीज़ें बताई, आप ध्यान से सुनेंगे तो मैंने आपको क्या चीज़ें बताइए कि मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन जो है हमारी ज़िंदगी में मतलब शुरू से आ जाना चाहिए। इसके बाद मैंने बताया कि अगर डिसिप्लिन अनुशासन अगर हम घर से ही आता है तो वो हमें एक फिट सिटीजन बनाता है, हमारे कैरेक्टर को फॉर्म में लाता है। फिर इसके बाद उसमें बताया गया है कि जो बच्चा खुद अपने आप से चीज़ें मतलब उसके जो उसे पसंद है वो चीज़ें करने लगता है तो वो लड़का जो है जल्दी ही इल फ्रिक्वेंट हो जाता है। अगर जो बच्चा अनुशासन में रहकर काम करता है, डेली एक्सरसाइज करता है, डेली अपनी लेसन कंप्लीट करता है, अपने घर वालों की बात मानता है, तो वो एक अच्छा व्यक्ति सामने उभर के आता है। उसका जो व्यवहार है, उसका जो चरित्र है वो अलग ही आता है ना। यही बात हुई। तो मैंने ऑल ओवर द दिस पैसेज अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैंने सारी बातें किससे रिलेटेड करी है, डिसिप्लिन से। और इसमें हमें बताया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंट ऑफ डेली रूटीन, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज या इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। तो मैंने यहाँ पर ऑल टोटल इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन की बात करी तो आंसर यही है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ना बच्चों कि व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल्ड मतलब क्या होता है? स्पॉइल्ड मतलब होता है बच्चों डिस्ट्रॉय। मैंने बोला था एक, देखिए वहाँ पर तो एक बिगड़ा हुआ या खराब बच्चा ही समझ में आ रहा है, लेकिन स्पॉइल्ड मतलब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रॉय, मतलब कि कोई भी खराब चीज़। अब जैसे कोई जैसे जो बच्चा है जिसको सारी चीज़ें करने की मौका दिया जा रहा है तो वो जल्दी ही एक मतलब ख़राब चीज़ या फिर मैं बोलूँ कि जिसको बिना अनुशासन के रहना सिखाया जा रहा है या वो उसको जो पसंद है वो कर रहा है तो वो एक सभी चीज़ों को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। स्पॉइल्ड चाइल्ड वही होता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर क्या आया है, डिस्ट्रॉय आया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, जो कि आपका सेकंड पैसेज है। इसमें लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को केयरफुली होकर पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर फिल करने हैं। क्या करने? क्वेश्चन के आंसर देने हैं आप सभी को। तो इसमें मैंने फर्स्ट बात करी है कि टुडे परहैप्स यू आर ओनली एसोसिएट विद द वर्ड पोलियो इज द Savin oral vaccine that protect child from the डिसीजियस है। ये मेरे को लग रहा है मिसप्रिंट हुआ है ना। 55 ईयर एगो, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो मतलब एसोसिएशन हो रहा है वर्ल्ड में पोलियो का, इसमें एक वैक्सीन लगाई जा रही है जिसका नाम है सेविन ओरल वैक्सीन। ये प्रोटेक्ट करती है बहुत सारी बीमारी को किसी भी बच्चे को, ठीक है। शायद अगर हम बोले तो ये कितने पहले की बात है, 55 ईयर से मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुछ 55 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करिए कि दिस वाज नॉट सो, ऐसा नहीं होता था। कैसा नहीं होता था बता रहे हैं, द dreaded diseases which mainly affect this brain and spinal cord। आप पोलियो मतलब तो जानते हैं जो बचपन से होता है, मतलब जो गर्भ अवस्था में स्त्री होती है उसके गर्भ से ही पोलियो आता है। मतलब कि अगर वो रहता है तो मतलब कोई या तो ब्रेन काम नहीं कर रहा है या ब्रेन से जो है आपको किसी भी बॉडी पार्ट्स में सप्लाई नहीं हो रहा है तो वो मतलब जो बॉडी पार्ट है वो काम करना स्टार्ट ही नहीं करता है। तो वो शुरू से होता है पोलियो, आप सभी को पता होना चाहिए ये बात। और आगे हम देखेंगे कि ब्रेन एंड द स्पिनल कोर्ड, यहाँ पर बात की गई है कि ये जो बीमारी होती है वो मेनली कहाँ इफेक्ट करती है, ब्रेन में करती है, आपका एक स्पिनल कोर्ड में करती है, ठीक है। कॉज्ड स्टिफनिंग एंड वीकनेस ऑफ द म्यूस्कल्स, क्रिपल्स एंड पैरालाइज। ये बहुत सारी बीमारियों के, बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम लिए गए कि पैरालाइज, म्यूस्कलेस और क्रिपलिंग। इनमें से मुझे ये पता है कि पैरालाइज क्या होता है बच्चों, विच इज़ वाई आई एम इन अ व्हील चेयर। मतलब एक बच्चा बताया मतलब बोला गया है कि ये अगर ये जो वैक्सीन है अगर वो लग जाती है तो इस तरीके की जो आपकी बीमारी देखने को मिल रही थी पिछले कुछ दिनों में, या मैं बोलूँ 55 साल पहले की बात हो रही है, तो ऐसा अब नहीं होता है। क्योंकि हमें आपको पता होना चाहिए कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसको मतलब पोलियो या फिर जो वैक्सीन है वो पहले से लगनी स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए ताकि गर्भ अवस्था में ऐसी कोई भी चीज़ ना हो बच्चे के साथ कि आगे चल के बच्चे या माँ बाप को दिक्कत हो, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन सारी बीमारियों के कारण ही मैं आज व्हील चेयर पर हूँ। इफ समबडी हैड प्रेडिकेटेड व्हेन आई वाज बोर्न दैट इज वुड हैपन टू मी, नो वन वुड हैव टू बिलीव इट। आई वाज द 7th
child in my family or 4 pair of brother and sister and with a huge 20 year गैप्स बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं मतलब हुआ था तो यदि ऐसा किसी के साथ होता है तो वो बोलता है जब मैं हुआ था दैट दिस वुड हैपन टू मी, ये मेरे साथ हुआ और नो वन वुड हैव बिलीव्ड इट, कोई इस पे विश्वास नहीं करता है। आई वॉज अ 7th चाइल्ड इन माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली का जो है 7वां बच्चा हुआ हूँ। फॉर पेयर ऑफ ब्रदर्स, मतलब कि 4 भाइयों का जोड़ा है, मतलब 4 भाइयों का जोड़ा है, इसका मतलब 8 भाई हैं, ठीक है। एंड सिस्टर्स, ठीक है, विथ अ ह्यूज 20 ईयर है, इतना बड़ा गैप होने के बाद, मतलब 23 साल का गैप है लास्ट और फर्स्ट वाले बच्चे, मतलब फर्स्ट बच्चे और लास्ट बच्चे के बीच में कितना बहुत बड़ा गैप है यार, 23 ईयर्स है ना। सो आई वॉज टोल्ड दैट, मैंने बताया, अनलाइक द अदर्स आई वॉज सो फेयर एंड brown hair that I looked more like a foreigner than a Dawood Bohri. I was also considered to be the healthiest of the breed. यहाँ पर बताया गया है कि मैं बहुत ही अलग किस्म का बच्चा था, मैं बहुत ही मतलब फेयर कलर में, फेयर मतलब देखिए एक फेयर होता है सुंदर वाला और एक फेयर होता है जो जिसमें आपकी जो स्किन है वो भी दिख जाती है, ठीक है। सो वो पहले से ही था, किसी किसी को चर्म रोग हो जाता है तो उसमें वाइट स्किन हो जाती है, सो वो वाला फेयर। और ब्राउन हेयर, मतलब कैसे हेयर थे, ब्राउन हेयर थे, कत्थाई जिसे बोलते हैं, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो भाई किसी का। द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ, आपको बताना है कि इसमें जो नरेटर था वो किसका पेशेंट था, तो ऑब्वियसली है कि पोलियो की बात हो रही, तो वो भी जो पेशेंट था वो भी पोलियो का था। सेकंड है कि टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, मतलब कि आप कुछ बातें जो आप आपके फ्यूचर के बारे में बोलते हैं वो प्रेडिकेटेड होती है, क्या होती है, प्रेडिकेटेड मतलब निर्धारक होती है। सेकंड थर्ड बात करते हैं बच्चों की, द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, अब यह हैड कितने बच्चे थे वहाँ पर, 8 चिल्ड्रन थे। फोर्थ की बात करते हैं बच्चों की, पोलियो दैट ड्रेडेड डिसीजियस मेनली इफेक्ट द, ये जो पोलियो है वो इफेक्ट किसको करती है, मतलब अक्सर या मेनली या मोस्टली हम बात करें तो वो किसको टारगेट करती है, आपके ब्रेन एंड स्पिनल कोड को, ये आपको फर्स्ट में बताया गया था। चलिए हम देखते हैं कहाँ पर, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, अंडरलाइन करती हूँ, मैंने काट ही दिया, हाँ अभी देखते हैं, ये दिख रहा है आपको, ब्रेन द स्पिनल कोड, यही इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, फिफ्थ है कि व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, मतलब कि क्या चीज़ नरेटर को ऐसा बनाती थी कि वो विदेश से आए हैं, तो उनके जो ब्राउन हेयर थे वो और उनका फेयर कलर, ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर, आंसर यही है। देखिए ही वाज फेयर एंड स्किनी कलर नहीं था उनका, इसके बाद ही वाज फेयर दैट आर रेड कलर, उनके रेड कलर तो थे नहीं, फेयर तो थे। ही वाज डार्क एंड ब्लॉन्ड, यहाँ पर डार्क तो वो थे ही नहीं, वो तो फॉरेनर की बात कर रहे हैं और फॉरेनर हमेशा जो है फेयर कलर में होते हैं, तो आंसर क्या है बच्चों आपका, ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप सभी की, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपको जो है पैसेज को केयरफुली होकर पढ़ना है और क्या करना है, मेक नोट एंड सबटाइटल, सप्लाई अ सबटाइटल, आपको इसमें पहले तो पढ़ना है कि इसमें बताया गया है किसके बारे में, वेजिटेबल ऑयल, मतलब जो सब्जियों का तेल होता है, जैसे हम सरसों की तेल बोलते हैं और बहुत सारी चीज़ों का तेल निकलता है, आपको भी पता है। तो इसमें हम इसको पहले कंप्लीट करते हैं कि इसका सार क्या है, फिर इसके बाद हम इसके नोट बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि जो वेजिटेबल ऑयल है हैज़ बीन नोज फॉर antiquite, no household can get on without it, for it is used in cooking, परफ्यूम may be made for the oils, satin flowers, soaps। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो वेजिटेबल है उसका यूज़ जो है हर एक हाउस होल्ड में किया जाता है, मतलब जो हमारे रसोई घर होते हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा हम बिना खाना इसके बन ही नहीं सकता है, तो फॉर इट इज़ यूज़ इन कुकिंग, मतलब कुकिंग में यूज़ होता है, ये परफ्यूम में भी यूज़ होता है बच्चा इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से फ्लावर्स में भी, मतलब कुछ मतलब वी मेड फ्रॉम द ऑयल्स
ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स से परफ्यूम बनाया जाता है, हम सभी को पता है ना। इसके बाद सोप्स में भी आर मेड फॉर वेजिटेबल एंड एनिमल्स ऑयल, यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं सोप की, तो ये भी वेजिटेबल ऑयल से बनाई जाती है, और इसके बाद जो एनिमल्स ऑयल से उससे भी बनाई जाती है ना। अगर हम आगे बात करेंगे इसकी कि टू द ऑर्डिनरी मैन वन काइंड ऑफ मे बी एज इम्पोर्टेंट एज अनादर। देखिए यहाँ पर बताया गया है, जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन, एक मिनट रुकिएगा, फर्स्ट वाली लाइन का मुझे क्लियर नहीं समझ में आया। हाँ, टू द ऑर्डिनरी मैन वन काइंड ऑफ ऑयल में बी एज, कोई भी साधारण व्यक्ति यहाँ पर बताया गया है किसी भी प्रकार के तेल से, मतलब काइंड ऑफ ऑयल मतलब बहुत सारे प्रकार के तेल, कुछ भी हो सकता है। अगर हम तेल में कितने सारे तेल हैं यहाँ पर, आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड यहाँ पर बताया गया कि इम्पोर्टेंट एज अनादर, मतलब जो किसी भी व्यक्ति के पास, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक तेल जो है वेजिटेबल ऑयल्स की बात हो रही, तो कोई भी मतलब मे भी हो सकता है दो अनादर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फिर दोनों बराबर, इसमें यही बताया गया है। व्हाट व्हेन द पॉलिटिशियन एंड द इंजीनियर रेफर टू ऑयल, देखिए साधारण व्यक्ति के लिए यहाँ पर ये बात हो रही है कि साधारण व्यक्ति के लिए कोई भी, मतलब वो कोई भी ऑयल को प्रेफर करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि जो साधारण व्यक्ति है वो कोई सा भी ऑयल जो है उनके लिए मतलब साधारण ही होगा, या फिर मैं बोलूँ कि वो नॉर्मल कहीं का भी तेल यूज़ कर लेते हैं। वन काइंड ऑफ ऑयल मे बी एज इम्पॉर्टेंट एज अनादर, लेकिन जो पॉलिटिशियन होते हैं, बड़े बड़े नेताएं होते हैं, इंजीनियर होते हैं, रिफर टू ऑयल, कौन से रिफर ऑयल करते हैं, ही ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन्स मिनरल ऑयल, वो मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं। और इसके बाद जो फिल्टर ऑयल होती हैं उनकी बात हो रही है, जिसे खनिज तेल भी बोला जाता है, और जो कि मतलब बहुत सुगंधित होता है, और मैं बोलूँ कि बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या था अपना, कहाँ पर आ गए थे हम लोग, द ऑयल दैट ड्राइव्स टैंक्स, एरोप्लेन्स एंड वॉरशिप, मोटर कार्स ETC, दिस इज द ऑयल दैट हैज़ चेंज द लाइफ इन द कॉमन मैन व्हेन इट इज़ रिफाइंड इनटू पेट्रोल। देखिए यही ऑयल अगर ये चेंज हो रहा है ना पेट्रोल में, तो ये साधारण व्यक्ति की ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेट्रोल के दाम क्या है। इट इज़ यूज्ड रन इंजन, ये इंजन में यूज़ होता है, सभी को पता है, टू बी ऑफ द एक्सटीजेंस ऑफ द मोटर कार्स विच has been replaced the private, क्या है, carriers drawn by horse, to it we owe the personality of flying, sorry, possibility flying of flying. It has changed the बच्चा, it has changed the method of warfare on land and sea। यहाँ पर जो बताया गया है कि अगर यही ऑयल को हम रिफाइंड कर देते हैं पेट्रोल में, तो ये क्या है, एज अ रन इंजन यूज़ होता है। और ये मतलब किस किस चीज़ों में अगर हम बोले एक्सीडेंट्स होता है, या फिर हम यूज़ का बोले तो मोटर, यहाँ पर बताया गया है कि इट इज़ यूज एज अ फ्यूअल, ये एक ईंधन की तरह यूज़ होता है, जो कि हम मतलब ईंधन बोले तो जो पेट्रोल से गाड़ी चलती है उसको ईंधन बोलते हैं, जो पेट्रोल। जो यहाँ से बताया गया है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूअल इन सम वेज इन अ सुपेरियर टू कोयला इन रिस्पेक्ट मे बिग शिप्स नाउ बर्न, एक मिनट रुकिएगा, जरा कट कर देते हैं ताकि आपको लाइनें सही से समझ में आने लगे। फ्यूअल सम वेज यहाँ तक हो गया था। नाउ वर्न ऑयल इंस्टीड ऑफ कोयला बिकॉज इट्स वर्न ब्राइटली, इट इज यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन। यहाँ पर बताया गया है कि हम इसे एज अ ईंधन यूज कर सकते, ईंधन यूज कर सकते। फ्यूअल मतलब ईंधन होता है, जैसे कि हम पेट्रोल डालते हैं उसको ईंधन बोला जाता है। घर पे हम जो चीजें जलाने के काम में लाते हैं, या मैं बोलूँ उसको फ्यूअल बोला जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर बताया गया है कि ये मैनी वेज में सुपीरियर जो होता है, मतलब कई बार हम इसे कोयला की जगह पर भी यूज करते हैं, और बड़ी बड़ी शिप में, मैनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टीड ऑफ कोयला। यहाँ पर बताया गया कि बड़ी बड़ी जहाज़ों में अब कोयले की जगह पर क्या होता है, जला हुआ तेल यूज करते हैं, मतलब जो ऑयल होता है उसको जलाकर यूज किया जाता है, मतलब उसे वर्न कर लिया जाता है। इसके बाद इसमें बताया गया है बच्चों की बिकॉज इट वाज वर्न ब्राइटली, वो बहुत ही ब्राइटली वर्न होता है, अच्छे से जलता है। एंड इट इज यूज फॉर अ इल्यूमिनेशन, ये रोशनी की तरह यूज होता है। बिकॉज इट वाज वेरी स्लीपरी, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, इट इज वेरी स्लीपरी, मतलब वो बहुत फिसलाऊ होता है, मतलब तेल है ऑब्वियसली ये चिकना ही होगा। एंड इट इज यूज फॉर लिब्यूर
क्रिएशन, ल्यूब्रिकेशन मतलब भाई होता है क्या आपका फिसलाऊ या चिकना, मतलब जो ऑयल होता है वो बहुत ही चिकना होता है। अब यहाँ पर आपको सब पॉइंट बनाने और पॉइंट बनाने, मतलब नोट बनाने, क्या बनाने, नोट बनाने। तो बहुत आसान तरीका है नोट बनाने का, चलिए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसमें बोला है, पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, कि इसमें कितने नोट बनाने हैं हमें वो पहले से पता होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया था कि मेक नोट एंड सप्लाई या सब टाइटल, सप्लाई या सब टाइटल, ये 4 नंबर का है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। अब हम यहाँ पर ये समझ जाते हैं कि 1 नंबर आपका टाइटल को चला गया और 3 नंबर आपके नोट को चले गया। अब आप हमें बताइए, मैंने पूरे पैसेज में किसकी बात करी, मैंने पूरे पैसेज में किसकी बात करी बताइए, वेजिटेबल ऑयल की बात करी। तो आंसर क्या है आपके टाइटल का, वेजिटेबल ऑयल। क्या आंसर है आपके टाइटल का, वेजिटेबल ऑयल। क्या है, वेजिटेबल ऑयल। तो आप टाइटल बराबर करके लिख दीजिए वेजिटेबल ऑयल। अब हमें यहाँ पर पॉइंट बनाने, क्या बनाने, पॉइंट बनाने। तो मैं आपको इसी वीडियो के दौरान आपको यही बनाती हूँ फर्स्ट पॉइंट। कौन सा, फर्स्ट पॉइंट। देखिए पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ तक लिख दीजिए। ये हो गया आपका 1 पॉइंट। क्या हो गया बच्चों, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बताते हैं हम आप सभी को, ध्यान से देखिएगा। 2.2 बनाकर 2.1 लगा कर लिखिएगा। व्हेन द पॉलिटिशियन और द इंजीनियर रेफर टू ऑयल, फिर आप यहाँ पर 2.2 डालिएगा। फिर इसके बाद आप लिखिएगा कि ही ऑलमोस्ट रिफर या ऑलवेज मीन्स मिनरल ऑयल। आपने 2.2 लिख दिया, कहाँ से लिखा, देखिए मैं बताती हूँ। 2.1 बना यहाँ से लेकर यहाँ तक का, 2.2 यहाँ से चालू होता है यहाँ तक का। अब 2.3 लिखिएगा कि द ऑयल द ड्रिफ्ट टैंक, और यहाँ पर लिखिएगा 2.3। जहां जहां से कॉमा ऐसे होते जा रहे हैं ना, उनको 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ही बना के लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको लाइन क्लिक कर देती हूँ अलग अलग कलर से, ताकि आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में, ठीक है। चलिए कैसे बताते हैं आपको। फर्स्ट 2.1 कहाँ से होगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, ऑयल तक। सेकेंड आप लोग लिखिएगा ही ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन्स मिनरल ऑयल, सेकेंड हो गया। अब हम थर्ड पे लगाने वाले हैं वाइट वाला, द ऑयल टैंक्स, यहाँ तक लिखा। फिर इसके बाद एरोप्लेन से लिखिएगा 2.4 बनाकर, एरोप्लेन्स मेक अ वारशिप। यहाँ पर फिर लिखिएगा 5th पॉइंट बनाकर मोटर कार्स ETC। आपने क्या लिखा, 2.1 में लिखा व्हेन द 2.1 में इस तरीके से आप सब पॉइंट बनाकर लिखिएगा। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। क्लियर। अभी देखिए 2 पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्यों लिखा है। देखिए 1 जो है मैं आप सभी का कर चुकी हूँ, तो ऑब्वियसली कि जो आगे आएगा उसको मैं 2.1 करके ही लिखूंगी। पॉइंट करके 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। इसीलिए अगर आप तीसरे पॉइंट पर लिखेंगे तो 3.1, 3.2, अगर 4 पॉइंट लिखेंगे तो 4.1, 4.2, 4.3। सिंपल सी बात है। आपने यहाँ पर 2 पॉइंट का बनाकर लिख दिया। थर्ड वाला अगर मैं बोलूंगी तो यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा दैट दिस काइंड ऑफ ऑयल्स कम्स आउट ऑफ द अर्थ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप 5वां पॉइंट बनाएंगे तो प्लीज यहाँ से बनाइएगा, कहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं, बिग स्पेस से। कहाँ से, मैनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टीड ऑफ ऑयल, यहाँ से ही लेकर यहाँ तक। 4th पॉइंट यहाँ तक हो जाएगा। अगर आप सब पॉइंट बनाते हैं ना बच्चों, तो क्या करें आप लोग कि 5 या 4 या जितने भी आपको लग रहे हैं उतने मिनिमम बना दिया आपने देखिए कम से कम 6 से 7 पे नोट हो गया है, नोट हो गया है। तो आप फिर क्लीन कर दे, मतलब इतने ही बनाए, क्योंकि देखिए 3 नंबर के में है, आप कितना लिखेंगे, 10-15 पॉइंट थोड़ी ना बनाएंगे। सिंपली है कि आप 5 से 6 पॉइंट बनाएंगे। तो सब पॉइंट बनाइएगा, सब पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल की अगर मैं बात करें तो सभी लोग सब पॉइंट बनाते हैं। हमारे टाइम से देखा आ रहा है कि सब पॉइंट सभी बनाते हैं। और इसमें जो है आपको जो एग्जामिनर होगा आपका, वो ध्यान से आपकी कॉपी को चेक कर रहा होगा ना, तो वो देखेगा कि यार सब पॉइंट बनाए बच्चे ने, फिर तो वो देखना ही छोड़ेगा, बढ़िया चेक करेगा और आपको 3 नंबर देते हुए निकल जाएगा, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेक्शन वी राइटिंग का। यू आर अ निशा स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी हायर स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, लीविंग सर्टिफिकेट क्या होता है आपका, TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आप निकाल मार्कशीट जो रही है वही है, मतलब आपकी TC ही निकल रही है ना। इसको बहुत सी एप्लीकेशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देखा गया है, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। लीविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या मैं बोलूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बात
एक ही की हो रही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग किसको किस तरीके से लिखेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं इस लेटर को तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इस लेटर की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको क्या लिया है, इसका लिविंग सर्टिफिकेट लिया, तो मैं इसी को बताऊंगी। चलिए आगे देखते हैं कैसे। देखिए बेटू, एप्लीकेशन फॉर टीसी एसएलसी सीसी, एसएलसी नहीं ये सीसीएस, वो एलसीएस, सॉरी ये कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोरखपुर लिखा है यहाँ पर। आपको यहाँ पर थोड़ी सी कलाकारी करना है। आपको क्या लिखना है, देखिएगा ध्यान से बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको मेंशन किया जाता है स्कूल का नाम, आप क्या है क्या नहीं है, और आपको किसको एप्लीकेशन लिखना है ये भी आपको बखूबी बताया जाता है। यू आर अ निशा स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, मतलब आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, मुरैना में। तो आप बेटा यहाँ पर जो है प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल मुरैना लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इसी में लापरवाही करते हैं। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर टीसी, फिर इसके बाद आप सर लिखेंगे आई वेक टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी है आपका ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल का बच्चों। फिर इसके बाद आप लिखेंगे आई हैव पास्ड माई, जो भी आपने क्लास पास करी है वो पास करने का बता दीजिए कि आपने इस क्लास से निकल के इस क्लास में आए हैं। आपको 10th के बाद चाहिए तो 10th के बाद लिखिए। अगर हम 10th का बोलें तो आप बोलेंगे कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th of your school. I have passed my 9th class this year. My father has been transferred to भोपाल। मेरे जो पिताजी हैं उनका स्थानांतरण हो गया है, मतलब वो यहाँ से जा रहे हैं। So I am unable to continue my study। मैं असमर्थ हूँ, मैं यहाँ पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी नहीं रख सकता हूँ। तो फिर इसके बाद आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अच्छा बोलना चाहिए आपको, क्या बोलेंगे बच्चों। सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हेयर, काइंडली इश्यू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर की जगह पर आप लोग क्या लिख दीजिए, लिविंग सर्टिफिकेट आया है ना, तो आप भोपाली स्पेलिंग लिखिएगा कि काइंडली इश्यू माई लिविंग सर्टिफिकेट एज एयरली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दीजिए, मेरा लिविंग सर्टिफिकेट दे दीजिए, ताकि मैं वहाँ पर मेरे पिताजी के साथ शिफ्ट हो सकूँ। यहाँ पर आप ये चीज़ भी कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर लिखा था ना कि माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि इंदौर टू भोपाल। क्या बोल सकते हैं आप, इंदौर टू भोपाल भी आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हेयर, मैं बहुत अनअवेलेबल हूँ यहाँ पर अपनी स्टडी कंटिन्यू करने में। फिर आप यहाँ पर बच्चों लिखेंगे कि योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य नेम, दीपिका नहीं लिखिएगा आप लोग, ये मेरा नाम है। आपको यहाँ क्या लिखना है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है निशा, यू आर अ निशा। तो आप लिखेंगे माई नेम निशा, मेरी फ्रेंड का नाम है निशा, नेम निशा, क्लास जो भी है आप सभी की। बच्चों अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 150 वर्ड्स। इनमें से आपको किसी भी एक उस पर से क्या बोलते हैं, एक किसी भी टॉपिक के ऊपर से आपको ऐसे लिखना है। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी एक टॉपिक को उठा लीजिए, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स या एनी इंडियन फेस्टिवल। इस वीडियो में हम ये नहीं करवा रहे हैं, बट अगर आपको चाहिए और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा करें तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर से वीडियो अलग से लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप और सेल्फ फिट एंड हेल्दी। इनमें से आपको जो आपको दिया गया है, मतलब जो भी आपको विजुअल इनपुट इसमें दिया गया है, उसमें से आपको कुछ समथिंग 75 वर्ड्स में से लिखना है, जो कि 3 नंबर का रहेगा। तो ध्यान से लिखिएगा, ये दोनों इसमें नहीं करवा पा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से वीडियो लाने के लिए तैयार हूँ, बस आपको कमेंट करना है। और मैं बता दूं, ऑनलाइन एजुकेशन का हम लोग पहले करवा चुके हैं पैराग्राफ, मैं लिंक दे रही हूँ, आप लोग वो जाकर देख लीजिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। ग्रामर जिसमें दी गई हुई है, फर्स्ट अगर आप देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। आपको करने हैं एनी 5 और आपको क्या करना है, जो आपको अल्टरनेटिव ब्रैकेट में दिए गए उसमें से किसी एक पर टिक करना है। ठीक है,
सो आप अगर देखेंगे कि फर्स्ट में दिया है कि ही हैज़ ब्लैंक 1 रुपी नोट, ही हैज़ ब्लैंक 1 रुपी नोट। आप यहाँ पर अगर 1 देखेंगे बच्चों तो देखिए हम 1 को किस टाइप से लिख रहे हैं, ONE 1, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि हम इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं, 1, क्या बोल रहे हैं हम लोग, 1, क्लियर। तो आपको ये बात आनी चाहिए कि अगर हम 1 बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं तो ये जो है आपका क्या है बच्चों, आपका हिंदी प्रोनाउंसिएशन 1 निकल रहा है। अगर हिंदी वोवेल अगर प्रोनाउंसिएशन में हिंदी वोवेल आता है तब हम एन का यूज़ करते हैं। अगर हिंदी वोवेल नहीं आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में तो हम ए यूज़ करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर ए आएगा। लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एन लिख दी थी, तो एन नहीं है, एन गलत होता है यहाँ पर आएगा आपका ए, ठीक है। सेकंड देखिए बच्चों की सी प्रेफर कॉफ़ी ब्लैंक टी। आपको बताना है 4 आएगा, 2 आएगा या ऑफ आएगा। तो उसने क्या किया, प्रेफर किया है कॉफ़ी टू टी, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 2, क्योंकि उसने मतलब कि कॉफ़ी की वजह किसको, टी की वजह किसको रेफर किया है, कॉफ़ी को, ठीक है। आप यहाँ पर थर्ड देखेंगे कि द ट्रेन ब्लैंक ऑन द प्लेटफॉर्म। जो ट्रेन है वो कहाँ पर है बच्चों, प्लेटफॉर्म पर है। अब आपको बताना है यहाँ पर अराइविंग, अराइव्ड या अराइव आएगा। बताइए आप लोग, जब भी किसी नेम की बात होती है तो हमेशा ऐसे ही ऐसा लगता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी के साथ सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से आपका सेकंड आंसर सही रहेगा। क्या सही रहेगा, अराइव्ड। फर्स्ट का क्या रहेगा बच्चों, ए, सेकंड का रहेगा 2, थर्ड का रहेगा अराइव्ड। अब 4 हम लोग देखते हैं कि आई हैव बीन हेयर ब्लैंक वेंसडे। इसमें लिखा है कि मैं यहाँ कब का आ चुका हूँ, कब से हूँ, या फिर मैं बोलूँ तो वेंसडे से। तो आपको बताना है 4 आएगा, सिंस आएगा या 2 आएगा। देखिए बच्चों, हैव बीन की बात हो रही है तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हैज़ बीन और हैव बीन के साथ सिंस या 4 आता है, तो 2 का तो कोई चांसेस नहीं है। अब अगर हम 4 और सिंस की बात करते हैं बच्चों, तो सिंस आपका आता है एग्जैक्ट टाइम पीरियड के लिए और 4 आता है ऐसे टाइम पीरियड के लिए जिसमें हम सिर्फ उसमें काउंटिंग बताते हैं कि 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, इस टाइप से। तो आंसर क्या होगा बच्चों आपका, ये होगा सिंस। क्या होगा, सिंस। मतलब कि आई हैव बीन हियर सिंस वेंसडे, मैं यहाँ कब से हूँ, वेंसडे से। अब अगर आप 4th देखेंगे ना, नहीं आप 5th देखेंगे कि सी हैज़ नॉट ब्लैंक मनी, उसके पास जो है पैसा बिल्कुल नहीं। अब आपको बताना है मैनी आएगा, सम आएगा या एनी आएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी बात हो रही हो किसकी, आपकी नेगेटिव सेंटेंस की, तो हम प्रेफर करेंगे या रेफर करेंगे एनी को। और यहाँ पर जो मैनी है, आपको ये पता होना चाहिए जो मैनी है वो किसके लिए आता है, आपका अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, सॉरी काउंटेबल चीज़ों के लिए और आपके प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो क्या मनी प्लूरल है, नहीं है। अगर हाँ यहाँ पर आपका ऐसा आता कि 10 रुपी, ओके, तो हम काउंट कर सकते थे और हम क्या कह सकते थे कि ये प्लूरल है, क्योंकि 10 एक से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम मैनी लिखते। बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, इट मीन्स यहाँ पर एनी आएगा। सी हैज़ नॉट एनी मनी, क्लियर। अगर आप 6 देखेंगे ना बच्चों कि बी ब्लैंक टू सर्व अवर नेशन, मतलब इसका हमें हमारे जो नेशन है उसकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेफर करेंगे शुड को, सी शुड टू, एक मिनट रुकिएगा, वी शुड सर्व अवर नेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, डू एज डायरेक्टेड, बड़े ध्यान से देखिएगा। एनी 5 करना है आपको इसमें से, और 6 आपको दिए हुए हैं, ठीक है। सो मैं आपको 6 ही करके बताती हूँ। आप एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे तो आप 5 करिएगा, टाइम वेस्ट ना करें। इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन द टाइम। अगर वो टैक्सी लेता ना बच्चों तो वो क्या है, स्टेशन पे टाइम पर पहुंच जाता। अब आपको यूज़ करना है अनलेस का। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इफ़ है, इफ़ की जगह पे हम लगाते हैं अनलेस, और यहाँ पर क्या रहता है, अनलेस का मतलब यदि नहीं निकलता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट रुकिए, पेन चेंज करने दीजिए। अनलेस इसके बाद इसमें आया है क्या, ही, तो हम लिखेंगे अनलेस ही डज नॉट, क्योंकि टेक्स लिखा है। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। अगर इज, एम, वाज, वर ऐसा कुछ होता तो हम नॉट लगा देते उसके साथ, बट इसमें क्या दिया है, टेक्स। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं ना तो टेक्स का डज नॉट होता है, मतलब जब हम उसको नेगेटिव बनाते हैं तो एक एक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं जो कि डज नॉट होती है आप सभी के लिए। तो आपने लिखा अनलेस ही डज नॉट टेक। अब यहाँ टेक्स से हो जाएगा टेक।
आपने ये पहले ये लिख लीजिए, अनलेस ही डज नॉट टेक अ टैक्सी, लिखा आपने। अरे यार इसमें ना लिखने में बहुत दिक्कत आता है, अगली बार से क्या करेंगे हम नोटबुक में कर लेंगे। अ टैक्सी लिख लीजिएगा आप लोग, ये कंप्लीट हुआ आपका, अ टैक्सी तक लिख लिया। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, अनलेस ही डज नॉट टेक अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन, ही विल नॉट रीच द स्टेशन, ठीक है, ऑन स्टेशन ऑन द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका सेकेंड, आप देखिए बच्चों कि द मेड ब्यूटीफुल टॉय फॉर दे मेक अ ब्यूटीफुल टॉय फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने जो है किसके लिए ब्यूटीफुल टॉय खरीदा, सामान खरीदा, चिल्ड्रन के लिए। इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये मेक दिख रहा है आपको, इसको आप क्या कर लीजिए, मेड कर लीजिए, मेड, दे मेड ब्यूटीफुल टॉय फॉर अ चिल्ड्रन, दैट्स इट, हो गया आपका, समझ आया आपको। मेक का मेक कर दीजिए। थर्ड देखिए बच्चों, इसमें लिखा है हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, टू का यूज करना है। ये सो दिख रहा है आपको, सो की जगह पे आप टू लगाइए, इसको बोलते हैं बड़ा टू, लगा दिया। अब ये आप दैट देख रहे हैं बच्चों, ये दैट देख रहे हैं, इसकी जगह पे आप टू लिखिए। देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं टोटल लिख के बताती हूँ। आप हरीश लिख लीजिए कि हरीश इज टू क्या है, टायर्ड है, टायर्ड, इतना लिखा आपने, टायर्ड टू वॉक, ठीक है। हरीश इज टू टायर्ड टू वॉक, इसके बाद आगे कुछ लिखा है क्या, टू वॉक एनी मोर, यहाँ पर एनी मोर लिख लीजिएगा वॉक के बाद। ऐसा क्यों होता है बच्चों, देखिए सो दैट का यूज इस प्रकार से करते हैं कि वो टू का यूज सो दैट की जगह पे इस प्रकार से करते हैं कि सो की जगह पे टू आता है और बीच को दोनों को जोड़ने के लिए छोटा टू आता है। और जब हम टू का प्रयोग करते हैं ना, आप हमेशा याद रखिए टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसका पहुंच जाते हैं मेन वर्ब पे। किस पे पहुंच जाते हैं बच्चों, मेन वर्ब पर, ठीक है। अगर हम फोर्थ की बात करेंगे ना, तो इसमें लिखा है कि क्या लिखा है, ये सानिया प्ले टेनिस, सानिया जो है क्या खेल रही है, टेनिस के लिए। इसको आपको नेगेटिव में बदलना है, तो बच्चा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हो आप लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, शानिया डिड नॉट, क्या आ जाएगा, डिड नॉट, लिखा थोड़ा बड़ा लिख दिया क्यों मैंने, यहाँ पर लिखिए आप सानिया, आपने लिखा सानिया, फिर आपने लिखा डिड नॉट, क्या लिखा बच्चों, डिड नॉट प्ले, सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस है या टेनी है, टेनिस है ना, हाँ टेनिस, सानिया डिड नॉट प्ले द टेनिस, ओके, इसका आंसर यही होगा। आप फिफ्थ देखेंगे ना भाई कि ही वॉज पेंटिंग आ पोर्ट्रेट, उसने क्या बनाई है, एक पेंटिंग बनाई है, एक चित्रकला बनाई है, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आप पोर्ट्रेट से लिखना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि हमेशा आपको पैसिव वॉइस का इतना नियम पता होना चाहिए कि क्या होता है उसमें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो a portrait was wing, a portrait was wing, इसके बाद आपका आएगा क्या, पेंटेड, क्या आएगा, पेंटेड, बेटा इतना लिख लेना आप लोग पहले, फिर इसके बाद आप लिखना पेंटेड, a portrait is नहीं, यहाँ पर was था ना, तो was का was being हो जाएगा, was being painted by him, ठीक है। और इसका सॉल्विंग भी मैं पोस्ट के माध्यम से डाल दूंगी अगर इसमें दिक्कत हो रही है आपको, नहीं, और अगली बार से हम नोट्स तैयार कर लेंगे, तो उसमें लिख देंगे आपके लिए। अगर आप 6 देखेंगे ना बच्चों कि दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्ट हिम, इस मैन ने मुझे क्या किया है, चीट किया है, जिसको मैंने ट्रस्ट किया था, आई ट्रस्ट हिम, ठीक है। तो यहाँ को आपको कंबाइन करना है हुम, क्या करना है, हुम, तो बहुत सिंपल है ये, इसका मैं पोस्ट के माध्यम से बता दूंगी। थोड़ा सा मुझे इनकरेक्ट लग रहा है, इसीलिए एक बार रीचेक हो जाए, फिर इसके बाद हम आपको बता देंगे। बच्चा अगर क्वेश्चन आंसर देखेंगे आप लोग, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का है ये आपका, कि फर्स्ट है, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर के देखने को मिलते हैं। द बेकर आर नोन इन गोवा एज अ, देखिए आपको पता होना चाहिए कि गोवा में बेकर को क्या बोला गया था, क्या आपको पता है, बताइए कुछ अगर आपको हिंट है,
पता है, पैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैडर। सेकंड देखिए बच्चों कि लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आ, उन्होंने मतलब जो लेंचो थे उनको जब उन्होंने कम पीसोस दिए तो उन्होंने उस मतलब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को क्या बोला था? बंच ऑफ क्रूक बोला था, बंच ऑफ क्रूक। ठीक है। अगर आप थर्ड देखेंगे बच्चों कि व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, मतलब कौन सा जो है आपको इसमें बताना है कि जो सीगल की माँ थी ना उन्होंने कौन सा खाना या फिर मैं बोलूँ कौन सा फूड लेकर आई थी उनके बच्चे के लिए, तो उन्होंने फिश को लिया था। किसको लिया था बच्चों? फिश को लिया था। अब अगर आप आगे देखेंगे तो एन फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, एन फ्रैंक ने उनकी डायरी को क्या बोला था आपको पता है? मार्गोट, यंग गर्ल, या फिर आपका ग्रांडम या फिर किटी। सो आंसर है बच्चों क्या है बताइए, आप लोग ही कमेंट कर दीजिए, किटी। ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये एक्सट्रैक्ट बड़े ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर फिल करने हैं। देखिए इसमें बल्ली के बारे में बताया गया है कि बल्ली स्टैंडिंग एट द डोर वॉज वेरी एवरी बिट एट द इंजॉयबल एज एनी ऑफ द elaborated गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेट। देखिए जो बट फॉर द बली के बारे में बताया गया है कि वो डोर के सामने खड़ी हो जाती थी और उनको देखना उसको बहुत आनंददायक लगता था जब बच्चे खेलते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट गैव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, जो मतलब गली के बच्चों को देखना उनको इतने सारे एक्सपीरियंस दिए। मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द इसके बाद आपका क्या है? वॉज दैट ट्रेवल बिटवीन हर एंड ब्लेज द नियरेस्ट टाउन, मतलब उसके लिए वो जो बस का ट्रेवल होना किसके बीच में? उस ब्लेज और उसकी जो नियरेस्ट टाउन था मतलब जो भी कस्बा था उसके बीच का था। और इट वॉज थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और वो हर एक घंटे में उसकी स्ट्रीट से पास होती थी, जाती थी। एंड जो बस थी वो वंस गोइंग टू द पैसेंजर वाज सॉरी यहाँ पर वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार वो उसके मतलब एक बार जाती थी और एक बार आती थी। सिंपल सी बात है, कस्बे से जाती थी छोड़ के, गांव से कस्बे तक जाती थी और कस्बे से गांव तक आती थी। सिंपल। वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बली, ये चीज़ उसको बहुत ही खुशी देती थी। अब पता नहीं क्या ही देखती थी वो पैसेंजरों में, मुझे तो समझ नहीं आता, इधर तो बस देखने के भी टाइम नहीं रहता है। सो उसका था बेचारी का जो भी था, बली का जो भी था मतलब। What was the वलीज फेवरेट पास टाइम? वली का जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था? स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डोर, स्टैंडिंग एट द बैक डोर, स्टैंडिंग एट द पार्क, स्टैंडिंग एट द बालकनी। सो आंसर है बच्चों स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, मतलब फ्रंट डोर पर खड़े होकर बच्चों को देखना, खेलना कूदना जो भी वो करते थे उसके लिए एक आनंददायक सुख था। सेकेंड देखिए बच्चों द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉयफुल एंड एंडिंग जॉय फॉर वली वॉज टू वॉच, उसके लिए एक ना खत्म होने वाला खुशी क्या थी इसमें हमने बताया? ओल्ड पैसेंजर, न्यू पैसेंजर, चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क या ब्लेजर्स। बताइए इसमें से कौन सा सही है आप सभी को? न्यू पैसेंजर। क्या है इसका आंसर? न्यू पैसेंजर। आप अगर आप बेटा आगे देखेंगे कि द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, तो इसमें आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, मतलब कि द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, तो इसका मतलब कि सबसे पहले सुनिएगा कि ये सही चीज़ है या गलत है। तो मैंने बोला कि द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और मैंने यही आपको फर्स्ट में बताया था बच्चों कि एक मिनट रुकिए मैं बताती हूँ, पहले मैंने कहाँ से बोला था, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, ठीक है, तो इट मीन्स ये ट्रू है। सुन लिया गाना, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken the like a mirror, और यहाँ पर बोला गया द pieces flash now in the crow of the tallest neck। यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि सुनिए द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो ग्लास है वो टूट रही है, और यहाँ पर बताया गया कि जो ट्री है वो स्ट्रम्बलिंग कर रहे हैं मतलब हिल रहे हैं, और इसके आगे की तरफ इनटू द नाइट, रात के अंधेरे में, winds rush to meet them, और जो हवाएं हैं वो उतावली हैं मिलने के लिए, या फिर ऐसे ऐसे रस हो रही है, ठीक है। और बताया गया कि जो मून है वो इज ब्रोकन है लाइक अ मिरर, मतलब मून लग रहा है मिरर के जैसे, इफ आई एम सेइंग
इसके अकॉर्डिंग भैया मुझे भी नहीं पता है ऐसा तो कुछ। और यहाँ पर बताया गया है कि इट्स पीसेस फ्लैश इनटू द क्रॉन ऑफ द टॉलेस्ट, बैक है या नेक है बच्चों? एक काम करिए, इस पोएम को ध्यान से पढ़ लीजिए, 5 मिनट की पोएम है, क्लियर हो जाएगा कि क्या है और इसका मोटिव, फिगर ऑफ स्पीच सभी पता चल जाएगा उसमें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दे रही हूँ, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसकी देख लेते हैं। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन हैव बीन टेकन, आपको बताना है कि किस पोएम में से ली गई है। तो ये द ट्री में से ली गई है। इसके बाद सेकंड देखिए बच्चों क्या है कि द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? तो इसमें किया गया है सिमिल। और यहाँ पर थर्ड है कि द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड इज मीन्स क्या होता है? फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे की तरफ। जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला था कि जो ट्री है वो स्ट्रम्बलिंग कर रहे हैं आगे की तरफ, ये वर्ड यूज हुआ था, ये देखिए ये हुआ था। तो हमें बताना है कि किस तरीके से, मतलब कि फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दाएं तरफ, बाएं तरफ, नीचे तरफ, ऊपर तरफ। तो इसका आंसर है वन वर्ड या फिर बैकवर्ड या अपवर्ड या फॉरवर्ड। तो आंसर आपका है बच्चों एक मिनट रुकिए, इसका आंसर है आपका बैकवर्ड। देखिए बैकवर्ड इसलिए है कि फॉरवर्ड मतलब होता है आगे की तरफ, इसमें पूछा गया था अपोजिट वर्ड तो मतलब पीछे की तरफ। तो आंसर है आपका बैकवर्ड। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स एनी 6। अब इसमें कुछ दिया है कि व्हाट मेड लेंजो एंग्री, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। इसके बाद इसमें बताया गया कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। इसके बाद इसमें बताया गया कि व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग एनीवन विद द एन, हाउ डिड वली सेव अप money for her first journey, or what did the other look like, or according to the Buddha how can attain peace of mind। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपके, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बोला तो अ लेटर टू गॉड में से है, मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बाद सिगल वाला फर्स्ट फ्लाइट में से है, एन एंड फ्रैंक द डायरी ऑफ एन एंड फ्रैंक में से है, और ये बली पार्ट में से है। इसके बाद हम नीचे की तरफ देखेंगे, सो अकॉर्डिंग टू द बुद्ध, ये बुद्ध वाले लेसन में से, इसका लेसन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने सभी के लेसन के नाम आपको दे दिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कि किस पार्ट से है और कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, तो ज़्यादा बड़े बड़े लिखने की कोशिश ना करें, जितना पूछा जाता है क्वेश्चन में उतना आंसर दें आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स एनी 2। इनमें से आपको 2 देने, और मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ और याद दिला देती हूँ कि जितने पूछे जाएं, इस ब्रैकेट को बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने बहुत से बच्चों के साथ देखा है कि जितने क्वेश्चन दिए बच्चे वो पूरे कर लेते हैं, जैसे बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं टॉपर, तो वो लोग क्या करते हैं पूरे आंसर देते हैं। वो सोचते हैं कि एक्स्ट्रा नंबर कभी नहीं मिलता है, अलग से नंबर काय का देंगे, वो पागल हैं क्या? एनी 6 मतलब एनी 6, अगर उन्होंने बोला है 6 देने हैं तो 6 ही देने हैं। अगर आप एक फिर से लिख रहे हैं ना, जैसे एक एक करके आप हर क्वेश्चन में लिख लेंगे तो 16 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, 16 क्वेश्चन में भी आप एक एक क्वेश्चन करेंगे तो आपका मिनिमम 30 मिनट चला जाएगा इसमें, और आपको 3 घंटे में आपकी कॉपी देनी है। तो ऐसी गलतियां ना करें बोर्ड एग्जामिनेशन में। आप बेटा देखिए आगे भाई, इसमें लिखा है फर्स्ट की व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज हिज मूड। तो ये डस्ट ऑफ स्नो में से लिया गया है। व्हाट आर द ट्रीज मूविंग टू द फॉरेस्ट, तो ये द ट्री में से लिया गया है। और वेयर डिड द वॉल गो, ये सारे पोइट्री में से लिए गए हैं। फर्स्ट लिया गया है आपका डस्ट ऑफ स्नो, सेकेंड लिया गया है द ट्रीज में से, और तीसरा लिया गया है द बॉय वॉल। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 13 देखिए आप लोग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स। इसमें भी आपको 30 वर्ड्स एनी 2 लिखना है, मतलब सारे क्वेश्चन ये जो थे ना, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, वो सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो लिमिटेड वर्डों में लिखिएगा आप लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उनमें। व्हाई वाज द डॉक्टर हैरी ऑस्ट वरी अबाउट ट्रिकी, एंड सेकेंड देखिए व्हाट वाज द Anil doing when the thief approached him, और थर्ड देखिए what story did the lady tell horses बताइएगा डैम बी टू गेट द ज्वेलरी। ये तीनों मुझे नहीं पता है, बट आप लोग एक बार ही चेक कर लीजिए किस लेसन में से है और इनको याद कर लीजिए। इफ अगर आपको चाहिए, क्या अगर आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। वीडियो कुछ नहीं तो समथिंग 1 घंटे की हो जाएगी, वैसे भी 1 घंटे की तो हो ही चुकी है और बढ़ जाएगी वीडियो, इसलिए दिक्कत आती है अपलोड करने में। तो अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो अलग से आ जाएगा उसका। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड अबाउट 75 वर्ड्स। आपको इनका आंसर
75 वर्ड्स में से देना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोलता है कि बेकिंग वाज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट एंड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गोवा है, ये गोवन नहीं है, ब्लेज एक्सप्लेन। अब यहाँ पर सेकंड दिया है कि हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है, तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि इसको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सारे 3-3 नंबर क्वेश्चन है, उनमें से एनी वन करना है, ठीक है, और का ना करें। What is the theme of the poem A Tiger in the Zoo? आपको बताना है कि जो टाइगर इन द जू है उसकी थीम क्या है, आखिर किस कहानी पर बेस्ड है, उस कहानी का मूल जो है वो क्या है, आपका पूरा निचोड़ क्या है कहानी का, ठीक है। और इसके और में दिया है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट आर द 2 डिफरेंट व्यू अबाउट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको इसमें बताना है कि दुनिया को समाप्त करने के लिए 2 डिफरेंट तरीके क्या है, एक तो क्या है फायर, एक है आइस, ठीक है। नंबर 16 देखिएगा बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ मेटिडा श्राइन, और यहाँ पर आपको बताया गया है हाउ कुड सी हैव अवॉइड इट। और इसके बाद आपको सेकंड में और में दिया है इसका कि व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच, व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, व्हाई डज दिस टेल अबाउट हर। कुछ ये शायद लेसन लास्ट का है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन आंसर देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको सारे मार्क्स में से टोटल मार्क्स में से टोटल चाहिए, या मतलब सोच रहे हैं कि 75 में से 72 73 ऐसा है, तो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। ऐसे हमारी वीडियो को प्यार दिखाते रहिए। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर भी पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा, मैं आपके लिए उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी, जरूर उस पर काम किया जाएगा।